उष्ण चक्रवातों के अंतर्गत अक्सर चक्रवातों की संरचना पूछा जाता है, या प्रश्न बन सकता है कि उष्ण चक्रवात की संरचनात्मक विशेषता और उसका प्रभाव बताइए। अगर ये प्रश्न बन जाएगा कि उष्ण चक्रवात की संरचनात्मक विशेषता और उसका प्रभाव बताइए, तो वो तक आपने अभी तक पढ़ा नहीं। तो आइए हम उसकी संरचनात्मक विशेषता है उसकी संरचना देखते हैं। चक्रवात की संरचना को दो भागों में बांट लेते हैं, क्षैतिज संरचना और ऊर्ध्वाधर संरचना। एक बात और आप हमेशा याद रखिएगा, उत्तर को आप जितना ही अपनी भाषा में लिखेंगे ना एग्जाम में, उतना ही अच्छा नंबर मिलता है। भाषा आपकी अपनी होनी चाहिए। आप जितना ही अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे, टीचर को कुछ अलग पढ़ने को मिलता है, इससे टीचर खुश होता है ना। तो चक्रवात की संरचना को हम दो भागों में बांट लेते हैं, क्षैतिज संरचना, ऊर्ध्वाधर संरचना। क्षैतिज संरचना के अंतर्गत सबसे पहले क्या हम देख सकते हैं, सबसे पहले तो उसका विस्तार देखते हैं, है ना। तो उष्ण चक्रवातों का जो व्यास होता है वो 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक हो सकता है। यानी इलाहाबाद से दिल्ली की दूरी लगभग 550 किलोमीटर है। इलाहाबाद से दिल्ली की दूरी लगभग 500 किलोमीटर मानी जाती है। इसका मतलब कि उष्ण चक्रवात का जो व्यास होता है, व्यास क्या होता है, ये पूरा गोलाकार एरिया, यानी एक छोर से दूसरे छोर की दूरी। उष्ण चक्रवातों का व्यास 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि कितना विशाल होता है। धरातल पर तो ये सकरे दिखाई देते हैं ना, लेकिन ऊपरी क्षेत्रों में इनका विस्तार बहुत दूर तक होता है। जितने दूर वाले क्षेत्रों में बादलों का निर्माण होगा, बाहरी क्षेत्रों में ये बादल है, अभी समझा दें कि हमने बनाया क्या है। ये बिखरे हुए बादल है चारों तरफ, है ना। इन्हें मेघों की सर्पिलाकार पट्टी कहते हैं। तो मेघों की सर्पिलाकार पट्टी का निर्माण इन क्षेत्रों में होता है, ठीक है, यहाँ पे। क्योंकि चक्रवात के केंद्र में खड़े व्यक्ति को तो उसका अनुभव भी नहीं होता है, यानी ऊपर का आकाश बिल्कुल साफ, स्वच्छ और मेघ रहित होता है। यहाँ पे वर्षा भी नहीं होती है, वर्षा हमेशा बाहरी क्षेत्रों में होती है। तो यही मेघों की जो सर्पिलाकार पट्टियां वो बाहरी क्षेत्रों में फैली होती हैं। अंतरिक्ष से देखेंगे तो चक्रवात आपको ऐसा ही दिखाई देगा। अंतरिक्ष से देखने पर ही तो उसका क्षैतिज विस्तार दिखेगा ना। जमीन पे खड़ा होकर कहाँ उसका क्षैतिज विस्तार दिखेगा। जब आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो कल्पना करिए कि उसका क्षैतिज जो विस्तार है, उसकी क्षैतिज संरचना चक्रवात की बिल्कुल इसी तरह से नजर आती है जब आप ऊपर से देखेंगे। तो चक्रवात की क्षैतिज संरचना के अंतर्गत उसका व्यास 500 से 800 किलोमीटर हो सकता है। चक्रवात की क्षैतिज संरचना में उसकी सबसे बड़ी संरचनात्मक विशेषता, यानी चक्रवात की सबसे बड़ी संरचनात्मक विशेषता चक्रवात की आंख होती है। हेडिंग डाल देंगे चक्रवात की आंख, या फिर सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल दीजिए कि इसका व्यास बता दीजिए। व्यास बताने के बाद आप हेडिंग डाल देंगे चक्रवात की क्षैतिज संरचना में 3 भाग होते हैं, चक्रवात की आंख, आंख की दीवार और मेघों की सर्पिलाकार पट्टियां। क्षैतिज संरचना में 3 भाग होते हैं, चक्रवात की आंख, आंख की दीवार और मेघों या बादलों की सर्पिलाकार पट्टियां। अब चक्रवात की आंख को पढ़ते हैं। उष्ण चक्रवातों की सबसे बड़ी संरचनात्मक विशेषता उनकी आंख होती है, यानी चक्रवात की आंख होती है। यह चक्रवात के मध्य भाग या केंद्र भाग में स्थित एक बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है। चक्रवात की आंख के ऊपर का आसमान बिल्कुल साफ, स्वच्छ और मेघ रहित होता है। यानी इसके ऊपर का जो आसमान होता है बिल्कुल साफ, स्वच्छ और मेघ रहित होता है। चक्रवात का जो केंद्र होता है, मतलब वही उसकी आंख, चक्रवात का केंद्र अधिक तापमान और कम आर्द्रता का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में हवाओं का तापमान तो अधिक होता है, लेकिन आर्द्रता बहुत कम होती है। इसके परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र वर्षा विहीन होता है, अर्थात इस क्षेत्र में वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, बीच में वर्षा बिल्कुल नहीं होती। यहां तक कि चक्रवात के केंद्र में खड़े व्यक्ति को चक्रवात का अनुभव भी नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आप अगला हेडिंग डालेंगे आंख की दीवार। आंख की दीवार, चक्रवात की आंख के चारों तरफ एक ऐसी सीमा होती है, चारों तरफ आंख के चारों तरफ एक ऐसी सीमा होती है जहां पर बाहर से केंद्र की ओर आती हवाएं अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। बाहर से केंद्र की ओर आती हुई हवाएं
इस सीमा के आगे अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, और क्योंकि उनके तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और हवाएं अभिसरित होकर ऊपर उठ जाती हैं। हवाएं केंद्र में प्रवेश नहीं कर पाती हैं और अभिसरित होकर ऊपर उठ जाती हैं क्योंकि उनका तापमान बहुत अधिक होता है। इसे ही आंख की दीवार कहते हैं। इसको सरलतम भाषा में कहें तो चक्रवात की आंख के चारों तरफ एक ऐसी सीमा होती है जहां से हवाएं आगे केंद्र में नहीं बढ़ पाती। इसी सीमा को आंख की दीवार कहते हैं। जब हवाएं बाहर से केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं तो आंख की दीवार के सहारे अभिसरित होकर ऊपर उठ जाती हैं, है ना। उष्ण चक्रवातों के अंतर्गत सबसे ज्यादा वर्षा आंख की दीवार के सहारे एक संकरित पट्टी में ही दर्ज की जाती है। यानी उष्ण चक्रवातों के अंतर्गत सबसे ज्यादा वर्षा आंख की दीवार के सहारे संकरित पट्टी में संकेंद्रित होती है। इसी संकरित पट्टी में सबसे ज्यादा वर्षा संकेंद्रित रहती है ना। यानी जहां जहां भी चक्रवात भागता हुआ चला जाएगा, इसी आंख के चारों तरफ जो संकरित पट्टी दिखाई दे रही है ना, ये संकरित पट्टी, इसी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसे हम क्या कहते हैं? आंख की दीवार। अगला हेडिंग है मेघों की सर्पिलाकार पट्टियां। अंतरिक्ष से देखने पर केंद्र के चारों तरफ मेघों की सर्पिलाकार पट्टियां बिखरी हुई दिखाई देती हैं, जिससे पूरा चक्रवाती क्षेत्र निहारिका की भांति प्रतीत होता है ना। ये पट्टियां, मेघों की ये सर्पिलाकार पट्टियां 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, बहुत ज्यादा नहीं होता 25 किलोमीटर पर घंटा, 25 किलोमीटर पर घंटा की दर से केंद्र का चक्कर लगाती हैं। ये जो सर्पिलाकार पट्टियां आप देख रहे हैं ना, ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से केंद्र का चक्कर लगाती रहती है। इसके बाद हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर संरचना। चक्रवात की ऊर्ध्वाधर संरचना में 3 भाग होते हैं। ऊर्ध्वाधर संरचना को 3 भागों में बांट सकते हैं, धरातल के निकट, मध्यवर्ती स्तर में और ऊपरी भाग में। धरातल के निकट देखते हैं, यहाँ पे चित्र बना हुआ है, ये चित्र पहले भी आप देख चुके हैं। धरातल के निकट 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवाओं का केंद्रोन्मुखी प्रवाह होता है। धरातल के निकट 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यहां से यहां तक हवाओं का केंद्रोन्मुखी प्रवाह होता है, अर्थात इस क्षेत्र में हवाएं अभिसरित होकर हवाएं तीव्र गति से अभिसरित होती हैं, बहुत तेजी से आपस में अभिसरित होती हैं, मतलब टकराती हैं। मध्यवर्ती स्तरों में हवाओं का तीव्र गति से ऊपर की ओर प्रवाह होता है। ऊपर की ओर प्रवाह क्षेत्र, यहां और लिखना भूल गया, ऊपर की ओर प्रवाह क्षेत्र यानी मध्यवर्ती स्तरों में हवाओं का तीव्र गति से ऊपर की ओर प्रवाह होता है। अब ऊपरी भाग में देख लेते हैं। ऊपरी भाग में 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवाओं का भीतर से बाहर की ओर वेगपूर्ण निस्राव होता है। यानी इस क्षेत्र में हवाओं का अपसरण होता है। जहां धरातल के निकट अभिसरण होता है, वहीं इस क्षेत्र में ऊपरी भाग में हवाओं का अपसरण होता है। वेगपूर्ण निस्राव मतलब अपसरण होता है। इसी अपसरण के चलते बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है। ठीक है, ये हो गया उष्ण चक्रवातों की संरचना। अब उष्ण चक्रवातों का प्रभाव देखते हैं। प्रभाव को ज्यादा नहीं बताना है, आपसे प्रभाव पूछा जाएगा। प्रभाव आपसे पूछा भी नहीं जाता है, पूछा जाएगा तो 4 लाइन में आपको लिख देना है। उसमें बहुत ज्यादा विवरण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां ऐसी कोई बात नहीं है जो कि आप नहीं जानते हैं। तो जब भी पूछा जाएगा तो बहुत ही संक्षेप में उसे बता देना है। आप सारा कुछ जानते हैं कि जनधन की हानि होती है, व्यापक विनाश होता है ना, आर्थिक गतिविधियां रुक जाती हैं, क्या क्या सब, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से लिख लेते हैं इसको आप। लेकिन ऐसे तो वो बोलेगा ना जो डिस्कवरी चैनल देखता है सिर्फ। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, इसको कैसे लिखेंगे? उष्ण चक्रवातों के अंतर्गत अधिकांश वर्षा केंद्र के चारों तरफ एक संकरी पट्टी में संकेंद्रित रहती है। आंख की दीवार, मेरा संकेत है आंख की दीवार से। उष्ण चक्रवातों के अंतर्गत अधिकांश वर्षा, प्रभाव में लिखेंगे, केंद्र के चारों तरफ एक संकरी पट्टी में संकेंद्रित रहती है। यानी एक संकरी पट्टी में ही अधिकांश वर्षा हो जाती है। इसके चलते बहुत कम समय में, इस कारण बहुत कम समय में बहुत अधिक वर्षा हो जाती है। यहां तक कि एक ही दिन में उष्ण चक्रवातों से होने वाली वर्षा की मात्रा एक ही दिन में 115 सेंटीमीटर तक दर्ज की गई है। चूंकि इससे होने वाली वर्षा की अधिकांश मात्रा केंद्र के चारों तरफ एक संकरी पट्टी में संकेंद्रित रहती है, इसके चलते बहुत कम समय में बहुत अधिक वर्षा हो जाती है। यहां तक कि एक ही दिन में 115 सेंटीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई है। आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान के जैसलमेर में कितनी वर्षा होती है?
10 सेंटीमीटर वार्षिक। अब आप समझ सकते हैं राजस्थान के जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होता है, यानी एक वर्ष में 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जबकि उष्ण चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में एक ही दिन में 115 सेंटीमीटर तक वर्षा दर्ज की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। हवाओं की गति, उष्ण चक्रवात में हवाओं की गति 180 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर पर घंटा तक हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रभावित क्षेत्र होते हैं बिल्कुल आपदाग्रस्त हो जाते हैं, सब कुछ उड़ा लिया जाता है। ये लिखेंगे नहीं, मतलब आपदाग्रस्त हो जाते हैं। हवाओं का वेग और दबाव, मान लेते हैं ये सागर सतह है, ठीक है, ये सागर सतह है, सागर का ऊपर का सतह। लेकिन इन क्षेत्रों में जब चक्रवात आता है तो सागर सतह ऐसा हो जाता है, मतलब सागर तल का परिवर्तन हो जाता है ऊपर नीचे की तरफ। देख रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब सागर सतह ऊपर नीचे होता है तो तट पे क्या होता है, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं, क्योंकि ये लहरें कहाँ चली जाती हैं, तट पे चली जाती हैं। और जब ये लहरें तट पे चली जाती हैं तो इनकी ऊंचाई में और ज्यादा वृद्धि हो जाती है। जैसे ही समुद्र की लहर तट पे पहुंचती है उसकी ऊंचाई अचानक बढ़ जाती है ना। तो हवाओं का, उष्ण चक्रवातों के अंतर्गत हवाओं का वेग और दबाव इतना अधिक होता है कि सागर तल का 10 मीटर तक परिवर्तन हो जाता है, यानी सागर तल 10 मीटर परिवर्तित हो जाता है, यानी ऊपर नीचे। सागर तल का 5 से 10 मीटर सागर तल परिवर्तन हो जाता है। तीव्र गति से बहती हुई हवाएं सागरीय तरंगों को तटीय क्षेत्रों में ढकेल देती हैं। जो तीव्र गति से बहती हुई हवाएं हैं इन सागरीय तरंगों को तटीय क्षेत्रों में ढकेल देती हैं, जिससे तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। मूसलाधार वर्षा इतनी अधिक होती है कि जो मृदा की उपजाऊ परत होती है ना, ऊपरी मृदा की उपजाऊ परत हमेशा ऊपर होती है, तो मूसलाधार वर्षा इतनी अधिक होती है कि मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत नष्ट हो जाती है। और साथ ही सागर जल लवणी होता है, इसके चलते बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की मृदा लवणी हो जाती है, यानी मृदा संरचना में दीर्घकालिक परिवर्तन दर्ज किया जाता है, जिससे कृषि क्रियाकलाप काफी हद तक प्रभावित हो जाते हैं। ये हो गया उष्ण चक्रवातों का प्रभाव। उष्ण चक्रवात खत्म है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्षा का प्रकार और वितरण। तैयार रहिए। नमस्कार।